We start class 11 physics. In previous video we explained about the zeroth law of thermodynamics, and in this video we cover first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, work done in cyclic process, work done in expansion of gas, and cyclic process, non-cyclic process, etc. So our first goal is work done during expansion. For example, this is a cylinder and gas is filled in this cylinder, and the area of cylinder is A and the pressure of the cylinder is P, and moving piston is already present in this cylinder. It means इस cylinder का area A है और cylinder में pressure गैस का P है, और ये moving cylinder में एक piston लगा हुआ है, तो pressure equal to force upon area. It means force equal to pressure into area. We know that work equal to force into displacement, dW equal to F dx. It means P F की जगह हम लगा लेंगे PA dx, और एरिया इनटू जो हाइट जो है ये हो जाएगा वॉल्यूम, तो dW equal to P dV. It is small work और total work W equal to integration dW. It means integration d1 to d2 p dv. So this is the formula for work done during expansion. So listen again. Area of the cylinder is A and pressure of the gas in the cylinder is P. So P equal to F upon A. It means F equal to P dot A. We know that dW equal to यानी work equal to force into displacement, because dx is displacement of gas. So force equal to pressure into area into dx. We put the value of F, we get dA dx, and ADX equal to हो जाएगा आपका dV. ADX equal to dV हो जाएगा, तो dW equal to pdV आ जाएगा, और dW की जगह pdV को कर लेंगे. लोअर लिमिट आपकी V1 से स्टार्ट होगी और V1 टू एंड होगी. साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इनिशियल कंडीशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, यानी हम जहाँ से चले हम वहीं पहुँच जाएं. ठीक है, जैसे ये आपका आइस है, ठीक है, आइस को हमने हीट किया, वाटर बन गया, ठीक है, वाटर बन गया. फिर हम क्या करेंगे, वाटर को फिर से कूल करेंगे, वाटर को कूल करेंगे तो आइस बन जाएगा. यानी आइस से हमने बना लिया वाटर, और वाटर से हम फिर क्या बना ले रहे हैं, आइस. तो हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए. तो ये प्रोसेस कौन सा हो जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस, क्योंकि इसमें हम इनिशियल कंडीशन को ऑब्टेन कर ले रहे हैं. इसका अपोजिट कोई भी प्रोसेस ऐसा होगा जिसमें हम इनिशियल कंडीशन कुछ लेके चलें और फाइनल कंडीशन को ऑब्टेन ना कर पाएं जो इनिशियल कंडीशन हो, यानी चेंज हो वो परमानेंटली चेंज हो जाए. ठीक है, कोई भी चेंज हो वो परमानेंटली चेंज हो जाए. जैसे कि एक लकड़ी लूँ और लकड़ी में आग लगा दो, तो उस लकड़ी की राख यानी एस बन जाएगी, तो क्या वो फिर से लकड़ी में चेंज हो सकती है, नहीं. तो वो कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, वो नॉन साइक्लिक प्रोसेस हो जाएगा. तो साइक्लिक प्रोसेस वो है जिसमें हम इनिशियल कंडीशन को ऑब्टेन कर लेंगे. नॉन साइक्लिक प्रोसेस वो है जिसमें हम इनिशियल कंडीशन को ऑब्टेन नहीं कर पाएंगे. अब नेक्स्ट है हमारी वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस की देखिए, यहाँ पर हो रहा है एक्सपेंशन और ये हो रहा है कंप्रेशन. ठीक है, तो W1 यानी एक्सपेंशन में जो वर्क हो रहा है वो हो रहा है AXB, और W2 जो हो रहा है कंप्रेशन में वर्क वो हो रहा है B/B. ये हो रहा है आपका एक्सपेंशन और ये हो रहा है आपका कंप्रेशन. ठीक है, तो एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, AXB गैस एक्सपेंड कर रही है, फिर हमारी कंप्रेस हो रही है यानी B/B. तो साइक्लिक प्रोसेस क्या प्रोसेस होता है जिसमें हम इनिशियल कंडीशन पर दोबारा पहुंच जाएं. तो AXB फिर दोबारा कहाँ पहुंच गए, B/A पे. ठीक है, B/A, यहाँ पे सॉरी B/A आएगा. तो
हम जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। इसमें टोटल वर्क W इक्वल टू W1 प्लस W2 होगा। तो W इक्वल टू जो एक्सपेंशन होता है वो पॉजिटिव होता है और जो कंप्रेशन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो W1 प्लस W2 और अगर इसको हम लिखेंगे तो आएगा एरिया AXB माइनस एरिया B बाई A, और इसको जब हम कंबाइन करके लिखेंगे तो आएगा एरिया AXB B बाई A, AXB बाई A, AXB बाई A। So work done in cyclic process, it means we obtain initial condition again. Then this is the expansion, it means AXB is expansion and B by A is compression. Then total work W equal to W1 plus W2, we put the both value, area AXB and compression is minus, so we take minus sign, area B by A, but total area and total work AXB by A. So this is the formula for work done in cyclic process. Next is first law of thermodynamics. dq equal to du plus dw. dw is work, du is internal energy, dq is heat. जैसे आपका ये एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और इसको आप अगर dq हीट दे रहे हैं, किसी सिस्टम को अगर आप dq हीट दे रहे हैं तो वो हीट थोड़ी सी उसकी इंटरनल एनर्जी में हो जाएगी स्पेंड, इसमें इंटरनल एनर्जी में स्पेंड हो जाएगी और बाकी बची हुई जो है वो वर्क करेगी, है ना। फॉर एग्जाम्पल इस डस्टर को अगर मैं थोड़ी सी हीट दूंगा तो हीट कुछ तो इसके इंटरनल एनर्जी को मेंटेन करेगी और कुछ वर्क करेगी, dw यानी इरेज करने का काम करेगी। तो जो dq इक्वल टू dw प्लस du यानी dq इक्वल टू du प्लस dw इज द फॉर्मूला फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, नेक्स्ट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस अगर फर्स्ट लॉ पे अप्लाई करेंगे तो आइसोथर्मल प्रोसेस आपको बताया था कि कैसा प्रोसेस होता है जिसमें टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा यानी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी। तो dq इक्वल टू 0 प्लस dw, इट मींस du इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो dq इक्वल टू dw हो जाएगा। ठीक है, और आपने dw इक्वल टू यहाँ पे पढ़ा है dw इक्वल टू pdv, तो dq इक्वल टू pdv हो जाएगा। ठीक है, अगर dv की वैल्यू नेगेटिव होगी तो dq की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। dv अगर नेगेटिव है तो dq भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। दूसरा, अगर dv पॉजिटिव होगा तो dq भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लेकिन इससे पहले आप आइडियाबैटिक प्रोसेस के लिए और रीड कर लीजिए। और आइडियाबैटिक प्रोसेस स्टूडेंट्स लिसन अगेन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज दिस एंड आइडियाबैटिक प्रोसेस we explained in previous video. Adiabatic process, that process in which dq equal to 0 यानी no exchange of heat with systems and surroundings, यानी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच अगर कोई हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो हम उसको बोलेंगे आइडियाबैटिक प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, dq इक्वल टू 0 होगा, तो 0 इक्वल टू du प्लस pdv, तो du इक्वल टू माइनस का pdv। और अगर आपकी इंटरनल एनर्जी निगेटिव होगी तो सिस्टम कूल डाउन होगा, और अगर इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव होगी तो सिस्टम हीट हो जाएगा। जो नोट्स मैं आपको सेंड करूंगा उसमें मैंने सब ये लिखवा दिया है, जो पॉइंट्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो सब मैंने रिटन में दे दिए। तो आप लोग अपनी फेयर कॉपी को भी मेंटेन करते हुए चलिए। और आपका यूटी का जो सिलेबस है वो लास्ट यही यूनिट है। यूटी के सिलेबस में आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आफ्टर दैट थर्मोडायनामिक्स और थर्मोडायनामिक्स
हमारी इलेक्ट्रिक आ रही है, ठीक है। तो इसके बाद आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से इसको तैयार करके चलना है। नेक्स्ट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्लासियस स्टेटमेंट। तो क्लासियस स्टेटमेंट में क्या है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आफ्टर दैट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के दो स्टेटमेंट हैं, एक केल्विन स्टेटमेंट है, एक क्लासियस स्टेटमेंट है। मोस्टली दोनों का मीनिंग एकदम सेम है। क्लासियस स्टेटमेंट जो आपका रेफ्रिजरेटर पे बेस्ड है, क्या पे बेस्ड है, रेफ्रिजरेटर पे। क्या आप रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं दोगे तो क्या वो बर्फ जमा पाएगा, नहीं जमा पाएगा। क्या वो पानी को ठंडा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो वही ये कहता है क्लासियस स्टेटमेंट कि ऐसी किसी भी डिवाइस का कंस्ट्रक्शन इम्पॉसिबल है जिसको बिना हम सप्लाई दें और वो निगेटिव यानी हॉट टेम्परेचर से कूल टेम्परेचर की तरफ फ्लो। नॉर्मल क्या होता है, कूल से हॉट की तरफ या हॉट से कूल की तरफ। तो मैं बताता हूँ आपको, आपका जो होता है टेम्परेचर जहाँ डिफरेंस बहुत कंपलसरी है हीट के फ्लो के लिए। जैसे ये दो ऑब्जेक्ट हैं, तो इन दो ऑब्जेक्ट के बीच हीट का फ्लो जब ही होगा जब इनमें टेम्परेचर का डिफरेंस मेंटेन होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसका टेम्परेचर 6 है और इसका टेम्परेचर 4 है, तो 6 वाले से 4 वाले की तरफ हीट का फ्लो होगा, 6 वाले से 4 वाले की तरफ हीट का फ्लो होगा, और 6 और 4 को ऐड करके क्या आ रहा है, 10। तो हीट का फ्लो जब तक होगा 6 से 4 की तरफ, जब तक इधर भी 5 ना हो जाए और इधर भी 5 ना हो जाए, यानी दोनों बॉडी का टेम्परेचर जब तक मेंटेन ना हो जाए। तो क्या हुआ, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ हीट फ्लो होती है अपने आप। लेकिन आप सोच रहे हैं लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ फ्लो हो, तो उसके लिए आपको कोई डिवाइस कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो आपका रेफ्रिजरेटर हो गया, आपका जो AC गर्मियों में भी काम करेगा, वो सब क्लासियस स्टेटमेंट पर ही बेस्ड है।